भारत के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल वर्कर्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अब कौन सा बड़ा कदम उठाया जा रहा है जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा भारत के ऊपर ही पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स की इंटेलिजेंस विंग को लेकर क्या नई अपडेट आ रही है। फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है, जिसके बाद रशिया के साथ भारत का कई दशकों पुराना लिंक अब टूटने जा रहा है। और नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर ने भारत को लेकर क्या फैसला सुनाया है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जिनका इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। ये न्यूज फॉरेन वर्कर से संबंधित है जो कि वर्क वीजा के ऊपर अमेरिका में जॉब कर रहे हैं। इस कैटेगरी में सबसे टॉप के ऊपर इंडियंस ही हैं, इसलिए ये न्यूज सबसे ज्यादा इंडियंस को इम्पैक्ट करेगी। दरअसल आपने ये सुना होगा कि अमेरिका में जो H1B वीजा के ऊपर दुनिया के तमाम देशों से वर्कर्स आते हैं उनमें 70 से 75% इंडियन होते हैं, यानी H1B वीजा सबसे ज्यादा इंडियंस को ही मिलता है। अब ये तो 100% सच है कि H1B वीजा के ऊपर इंडियंस ही सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो H1B वीजा है ये एक तरह का वर्क वीजा की कैटेगरी होती है जो कि हाईटेक स्पेशलिटी IT जॉब्स के लिए इशू की जाते हैं। H1B की तरह अमेरिका में और कई सारे प्रकार के वर्क वीजाज होते हैं, H2A, H2B, L1, TN वगैरह। अब ये सारे नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा के अंडर आते हैं। अब अगर हम कुल मिलाकर अमेरिका में सभी नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा की बात करें तो अमेरिका के 47% नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा होल्डर्स इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। लगभग आधी नॉन इमिग्रेंट वर्क फोर्स इंडियंस की है। 47% इंडियंस के बाद 22% मैक्सिको के लोग हैं और उसके बाद दूसरी कंट्रीज का नंबर काफी कम है। अब ये जो वर्क वीजा होल्डर्स हैं इनके लिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 60 दिन की डेडलाइन लाने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को प्रपोजल भेजा है जिसमें पोस्ट ले ऑफ 60 डेज के ग्रेस पीरियड को खत्म करने की रिकमेंडेशन दी गई है। अभी तक क्या होता है कि अमेरिका में वर्क वीजा के ऊपर काम करने वाले किसी भी फॉरेन प्रोफेशनल की जब भी जॉब चले जाती है, कंपनीज ले ऑफ कर जॉब से निकाल देती हैं, तो फिर उस पर्सन को 60 दिन का समय मिलता है नई जॉब ढूंढने का या फिर अपना इमिग्रेशन स्टेटस चेंज करने का। 60 दिन के अंदर वो अपने लिए नई जॉब ढूंढ लेता है तो फिर उसका ये वर्क वीजा आगे कंटिन्यू होता है, वरना 60 दिन में नई जॉब नहीं मिली तो फिर 60 दिनों के बाद उसको वापस अपने देश जाना होता है। लेकिन अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस 60 दिन के ग्रेस पीरियड को खत्म करने का एक नया प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप को भेजा है। अभी तो खैर ये फाइनल रूल नहीं बना है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप इसको अप्रूव कर लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इंडियंस को ही होने वाला है, क्योंकि नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा में सबसे ज्यादा 47% और H1B वीजा के ऊपर 75% इंडियंस के पास ही जॉब है। ये रूल लागू होने के बाद वर्कर्स को तुरंत ही अमेरिका छोड़कर वापस अपने देश जाना होगा। इसके साथ ही एक और न्यूज ये भी आ रही है कि पिछले कल देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और ये कॉल अमेरिका की रिक्वेस्ट के ऊपर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए अपनी स्टेटमेंट में यह भी मेंशन किया कि इंडिया US कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गहरा बनाने पर हम दोनों ने बात की है। साथ में मैंने US वाइस प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ सेकंड लेडी को उनके बेटे के जन्म के लिए दिल से बधाई दी है और उनके पूरे परिवार को भी शुभकामनाएं दी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ा सा पर्सनल टच ऐड कर दिया है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, इनके म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बाद अमेरिका और भारत के बीच ये पहली हाई रैंकिंग एंगेजमेंट थी जो कि JD वांस और प्रधानमंत्री मोदी की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के रूप में आई है। 3-4 दिन पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को कॉल की थी। अब ये दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं ईरान के ऊपर, ये अमेरिका और इजराइल क्या फैसला करने वाले हैं ये तो खैर आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि भारत को लूप में रखा जा रहा है और लीडर्स के बीच डायरेक्ट बातचीत चल रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स की इंटेलिजेंस विंग के इनपुट्स के बाद दिल्ली पुलिस ने इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर को अरेस्ट किया है, जिसको पाकिस्तान की महिला इंटेलिजेंस ऑपरेटर ने हनी ट्रैप कर डिफेंस रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इससे निकलवाकर पाकिस्तान में पास ऑन कर दी है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की महिला ने सोशल मीडिया के थ्रू इसको हनी ट्रैप किया था, जिसके बाद इसने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ कॉन्फिडेंशियल डिफेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी पाकिस्तान की फीमेल ऑपरेटिव के साथ शेयर कर दिए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस विंग कमांडर ने अपने साथी यानी इंडियन एयरफोर्स के दूसरे ऑफिसर के फोन में डेटा चोरी करने वाला एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की भी कोशिश की थी ताकि उसकी डिवाइस से भी डेटा चोरी कर सके। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए वो कई सारे
प्रोएक्टिव मेजर्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के कारण इस विंग कमांडर की हरकतों का पता चला, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की इंटेलिजेंस विंग ने इसको सर्विलांस के ऊपर रखा था। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर एक केस फाइल करके इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन स्टार्ट कर दी है और अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसने इंडियन एयरफोर्स से संबंधित कितनी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को पास ऑन कर दी है और जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है उसके कारण भारत को कितना और किस लेवल का डैमेज हुआ है। ये हाल है इनका। थोड़े से सेक्सुअल फेवर्स के चक्कर में ये पाकिस्तान की महिलाओं के जाल में फंस रहे हैं। खुद तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पास ऑन की, अपने साथी की डिवाइस में भी इसे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था। अब आप बताएं कि इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस के बारे में, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, जिस दौरान भारत सरकार ने पार्लियामेंट कमेटी को एक और बड़ी जानकारी दी है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर फाइटर जेट से संबंधित है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट सबमिट की है और इस रिपोर्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टैंडिंग कमेटी को बताया है कि देश की रक्षा से जुड़े कौन से इंपॉर्टेंट फैसले लिए जा रहे हैं। इसी रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि फ्रांस का जो 6ठी पीढ़ी का नया फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसको नाम दिया गया है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, इसको ज्वाइन करने यानी इसमें शामिल होने के लिए भारत ने अपनी तरफ से एफर्ट स्टार्ट कर दिए हैं। रेफरेंस के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट का ये स्क्रीनशॉट भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भारत फ्रांस के साथ मिलकर काम करने के प्रयास स्टार्ट कर रहा है। अब हम सीरियस एफर्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिफेंस मिनिस्ट्री से कहा है कि जो एग्जिस्टिंग फाइटर जेट्स हैं उनकी टेक्निकल अपग्रेडेशन के ऊपर भी काम किया जाए और फाइटर जेट्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने के ऊपर प्राथमिकता से काम किया जाए। इसके साथ ही पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिफेंस मिनिस्ट्री से कहा है कि भारत सरकार 6ठी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप या एक्वायर करने की जो पूरी प्लानिंग है उसको लेकर अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है, फ्यूचर में क्या रोड मैप है और 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट भारतीय एयरफोर्स के पास कब तक एक्वायर किया जाएगा, इसकी डिटेल स्टेटस रिपोर्ट भी सबमिट की जाए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है इसका साफ मतलब है कि भारत की जो एयरफोर्स का इकोसिस्टम है उसमें फ्रेंच फाइटर जेट की डोमिनेंस होने वाली है। एक समय पर इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में रशियन ओरिजिन के फाइटर जेट्स का बोलबाला होता था। इंडियन एयरफोर्स के 60 से 70% एयरक्राफ्ट रशियन ओरिजिन के होते थे, लेकिन अब आगे आने वाले 15-20 साल के बाद जब सुखोई और मिग फाइटर जेट्स फेस आउट कर दिए जाएंगे, हो सकता है कि उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में एक भी रशियन फाइटर जेट ना हो, क्योंकि भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने अभी कुछ ही महीने पहले एक इंटरव्यू में जानकारी दी थी कि रशिया से सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करने का भारत का कोई भी प्लान नहीं है। इसका मतलब है कि राफेल फाइटर जेट्स के बाद 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एम का ही होगा और जो 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट होने वाला है वो हम फ्रांस के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। अब ये जो फ्रांस का 6th जनरेशन प्रोग्राम FCAS है, स्टार्टिंग में फ्रांस इसको जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर डेवलप कर रहा था, लेकिन इसमें फ्रांस के जर्मनी और स्पेन के साथ काफी सारे डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं, वहां पर बात नहीं बन पा रही है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फ्रांस 6th जनरेशन FCAS को भारत के साथ मिलकर डेवलप करता है या जर्मनी और स्पेन भी इसमें पार्टनर्स बने रहेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत को FCAS प्रोग्राम यानी इस 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम को ज्वाइन करने से क्या फायदे मिलेंगे। भारत यहाँ पर डेवलपमेंट स्टेज में एंटर हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ा बदलाव किया है। फ्यूचर में जाकर एक रेडीमेड 6th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की बजाय 6th जनरेशन फाइटर जेट की डेवलपमेंट में पार्टनरशिप की जा रही है। इससे फ्यूचर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ में हम 6th जनरेशन फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग का भी हिस्सा बन पाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली इन फाइटर जेट्स का एक बड़ा हिस्सा भारत में मैन्युफैक्चर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि भारत और फ्रांस के बीच एग्जैक्ट रोल, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, वर्क शेयर, डेवलपमेंट कॉस्ट और इंडिया में प्रोडक्शन को लेकर क्या एग्रीमेंट होता है, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। ये टॉक्स आगे कैसी चलती हैं, भारत को कितने बिलियन डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन देना होगा, उसके बदले में भारत को ये क्या चीजें मिलती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुड न्यूज ये है कि इसका प्रोसेस भारत ने स्टार्ट कर दिया है। 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट के मामले में तो हम काफी लेट हो गए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट के मामले में हम सेम गलती रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नेपाल और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने अपने बनाए नियम को तोड़ते हुए दूसरी कंट्रीज के एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने कल यानी सोमवार को सबसे पहले भारत के एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव के साथ मुलाकात करने का फैसला किया है। उसके बाद बालेन शाह ने शाम को चाइना के एम्बेसडर जांग माओमिंग के साथ मीटिंग रखी है और अगले दिन मंगलवार को अमेरिका के नेपाल में चार्ज द अफेयर्स स्कॉट ओरबोम के साथ मीटिंग करने का फैसला किया है। पहली मीटिंग भारत के साथ, दूसरी चाइना और तीसरी अमेरिका के साथ। यहाँ से नेपाल की सरकार और न्यू प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने भी एक तरह से अपनी प्रायोरिटी दिखा दी है कि वो कौन से देश को किस नंबर के ऊपर रखते हैं।
और डिप्लोमेसी में छोटी छोटी चीजें भी नोट की जाती हैं।